So welcome to this new lecture. In this lecture, we will discuss access modifiers or visibility modifiers and how can we access our variables that are private in the class. Last time we talked about how to use a constructor to initialize our instance variables with default values. अगर हमारे पास initial values available नहीं होता, how can we use the initializer or the constructor function to initialize these instance variables with the default values. और फिर हमने ये कहा था कि आइडियली वी डू नॉट वांट के हमारी जो इनिशियल वैल्यूज हो हमारे क्लास के अंदर हमने जब इनिशियल वैल्यूज अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को असाइन कर दी वी वोंट वांट के वो कहीं से भी चेंज हो सके क्लास के बाहर से वो चेंज हो सके किसी और कोड से वो चेंज हो सके आइडियली। तो उसको देखने के लिए हमारे पास पाइथन में या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जिन जो डिफाइन करती है कि वेयर डू वी वांट आवर प्राइवेट आवर डेटा टू बी विजिबल। जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं जो हम डिक्लेयर कर लिए होते हैं अपनी क्लास में वो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कहाँ पर एक्सेसिबल हो सकते हैं और कहाँ पर वो एक्सेसिबल नहीं हो सकते। हु कैन एक्सेस दोज डेटा और हु कैन नॉट शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस दोज डेटा डायरेक्टली। उसके अलावा एक्सेस अगर हमने देनी हो तो वो किस तरह कंट्रोल करके हमने देनी है किस तरह हम अपने वैलिडेशन उसके ऊपर लगा सकते हैं उस डेटा के ऊपर। तो वो हम इस क्लास में देखेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स और विजिबिलिटी मॉडिफायर्स बताती है कि वेयर डू वी वांट आवर डेटा टू बी visible to or access be so who should be able to access the data. What are access modifier? तीन तरह के हमारे पास टोटल चार हैं बट we'll look at in detail in के दो हम यूज करते हैं ज्यादा। और तीन तरह के हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेस मॉडिफायर्स है एक पब्लिक है if you remember हमने यूज किया था यूएमएल क्लास डायग्राम में कि पब्लिक अपने डेटा को हम प्लस सिंबल के साथ शो करते हैं अपनी यूएमएल क्लास डायग्राम में। एंड पब्लिक डेटा वुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। जहाँ पर भी हमारा कोड एक्सेसिबल हो तो वो हमारे पब्लिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हमने अगर उसको मेंशन नहीं किया कि ये एक्सेसिबल प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। बाय डिफॉल्ट एक्सेस पब्लिक ही होती है पाइथन में क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में जावा में डिफॉल्ट एक्सेस हमारी पैकेज लेवल एक्सेस होती है। उसके अलावा जो दूसरा हमारे पास है एक्सेस मॉडिफायर वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड में हमारा डेटा एक्सेसिबल होगा क्लास के अंदर और उसकी जितनी भी सब क्लासेस होंगी वहाँ पर वो एक्सेस होगा क्योंकि अभी तक हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी। तो ये हम उस टाइम पर डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टेड लेवल एक्सेस क्या होती है। और प्राइवेट जो हमारा डेटा होता है कि जो डेटा हमने डिक्लेयर कर लिया एज प्राइवेट और यूएमएल क्लास डायग्राम में हम उसको माइनस सिंबल के साथ शो करते हैं। इस प्रोटेक्टेड को हम हैश सिंबल के साथ यूएमएल क्लास डायग्राम में शो करते हैं। हमने इनिशियल क्लास में डिस्कस किया था। और प्राइवेट डेटा एज द नेम सजेस्ट के शुड बी एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। ठीक है क्लास के बाहर ही एक्सेसिबल नहीं होगा। वो जो फोर्थ लेवल का मैंने कहा था इनिशियली दैट इज पैकेज लेवल एक्सेस के वो जिस फोल्डर के अंदर हमने अपने डेटा को अपने फाइल बनाई हो उसके अंदर ही वो एक्सेसिबल होता है। और वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस होता है पाइथन के अलावा जो लैंग्वेजेस है लाइक जावा में वो डिफ़ॉल्ट लेवल एक्सेस होता है कि वो उस पैकेज के अंदर ही उस फोल्डर के अंदर ही जहाँ पर आपने अपनी फाइल सेव की है स्टोर की है वहाँ पर एक्सेस होता है। पाइथन में हमारे पास ये तीन अवेलेबल है। अगेन डिफरेंस ये है कि पाइथन स्ट्रिक्टली आपको कंपेल नहीं करता थ्रू कंपाइलर आपको कंपेल नहीं करता कि ये आप जो डेटा प्राइवेट डिक्लेयर कर लिया वो एक्सेसिबल नहीं होगा। वो एक डेवलपर के लिए प्रोग्रामर के लिए एक इंडिकेशन होती है कि वेयर शुड डेटा बी दिस डेटा बी एक्सेसिबल एंड वेयर शुड नॉट दिस डेटा बी नॉट एक्सेसिबल।
हम देखेंगे पाइथन एज सच हमें स्ट्रिक्टली रोकता नहीं है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज देख ले, जावा देख ले, सी प्लस प्लस देख ले, तो वो आपको स्ट्रिक्ट एरर दे देगा अगर आप प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाइथन वहाँ पर आपके लिए नेम वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं उस नेम से, तो वो एक नेमिंग कन्वेंशन है पाइथन में जब हम इसको यूज़ करते हैं। बट स्टिल इट इज़ वेरी यूजफुल टू follow these conventions and to have a control over where and who can have access to our data, who can have indirect access to our data, how can we provide a controlled access to our data। कि अगर हम लोग कोई चेक्स लगानी हो, कोई हमने वैलिडेशंस लगानी हो, तो वो हम अपने डेटा के ऊपर लगा सके। जिस तरह लेट्स से आपका अगर एक बैंक में अकाउंट है, आपके एटीएम आप में एक्सेस करते हो, तो अगर हम देख ले तो हमें उस स्क्रीन के ऊपर लिमिटेड फंक्शंस एक्सेसिबल होती है। हम डायरेक्टली अपने बैलेंस को एक्सेस करके उसमें नंबर सेट नहीं कर सकते हैं कि हम अपना बैलेंस ज़्यादा कर ले। हम अपने बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट विड्रा नहीं कर सकते। अगर हमें अनलिमिटेड एक्सेस होती है हर एक चीज़ तक, या अनकंट्रोल्ड एक्सेस होती, तो वी वुड आइडियली बी के हम अपना बैलेंस वहाँ पर ज़्यादा कर ले, या अपने बैलेंस से हमारे पास ज़्यादा पैसे हम वहाँ से निकाल ले। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आप जिसके लिए आप सिस्टम डेवलप करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप यूजर्स को किस लेवल तक और एक्सेस देते हैं, कितना कंट्रोल एक्सेस देते हैं, क्या क्या वैलिडेशंस आप उस एक्सेस के ऊपर लगाते हैं, क्या क्या कंट्रोल्स आप उस एक्सेस के ऊपर लगाते हैं। तो वो कंट्रोल्स हम लगाएंगे मेथड्स के ऊपर के थ्रू, और हम उसमें एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे थ्रू द एक्सेसर मेथड्स, जो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो ये तीन लेवल के एक्सेस हम देखेंगे। मोस्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस प्राइवेट एंड दिस पब्लिक, और इस कोर्स में, इस लेक्चर में हम विल टॉक अबाउट दिस प्राइवेट एंड दिस पब्लिक लेवल एक्सेस। ठीक है, पाइथन नेमन कन्वेंशंस अगर हम देख ले, तो अभी तक जो हम वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर करते आ रहे हैं, वो वी जस्ट राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और वो उसकी एक्सेस लेवल पब्लिक होती है। ठीक है, तो वी डू नॉट स्पेसिफिकली नीड टू मेंशन कि कौन सा वेरिएबल पब्लिक है। अगर हम उसको डिक्लेयर कर लेते हैं एंड वी डू नॉट ऐड एनी अदर कन्वेंशन टू इट, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है। नो रिस्ट्रिक्शन, फ्री एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर, दैट वुड मीन कि हम उसको कहीं पर भी, अगर वो फाइल एक्सेसिबल हो, तो उसके वेरिएबल भी एक्सेसिबल होंगे। जैसा कि हमने देखा कि हमने क्लास डिक्लेयर कर ली, और क्लास के बाहर भी we were able to change the values of those instance variables. So ideally we should not be doing we should not be accessing our instance variables like that. एक और, जब हम if you want to restrict some access, तो सिंगल अंडरस्कोर लगा लेते हैं हम अपने वेरिएबल नेम के साथ, और ये फिर शो करता है कि ये वेरिएबल एक प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। अब अगेन, पाइथन में दीज आर कन्वेंशंस। ठीक है, पाइथन अब हमें कंपाइलर के थ्रू इन्फोर्स नहीं करता, बट स्टिल एक इंडिकेशन हमें देता है डेवलपर को या प्रोग्रामर को कि इस वेरिएबल को हमने कहाँ तक एक्सेस देनी है, कहाँ पर ये विजिबल होना चाहिए और कहाँ पर ये विजिबल नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने प्रोटेक्टेड कर लिया अपने वेरिएबल को, तो वो हम उस क्लास के सब क्लासेस के बाहर उसको एक्सेस नहीं हम देंगे। अच्छा, फिर डबल अंडरस्कोर हमने लगा लिया अपने वेरिएबल नेम के साथ, तो ये इंडिकेट करेगा प्राइवेट वेरिएबल को। ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल मैंगल्ड हम इसको कहते हैं कि वो क्लास नेम के साथ एसोसिएट हो जाता है, और उस फिर कोशिश करते हैं कि उस हायरार्की में उस वेरिएबल के नेम के हम दूसरे वेरिएबल ना बना सके। ठीक है, तो डबल अंडरस्कोर हम शो करते यूज करते हैं टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज प्राइवेट। और प्राइवेट वेरिएबल का वी डू नॉट वांट कि वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो क्लास के बाहर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स टू सेट एक्सेस लेवल्स फॉर क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। 4 लेवल्स है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 2 लेवल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ अ क्लास दैट आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक with public visibility and can be accessed from anywhere,
and members of a class that are declared with private visibility and can only be accessed from inside the class. ठीक है, accessed from inside the class. As a general rule, what we do is that no objects data should be declared as public. In simple terms, instance variables को हम public declare नहीं करेंगे as a general rule. ठीक है, we want कि हमारा data directly accessible ना हो हमारे class के बाहर. Methods are usually declared as public so that they can be invoked by the clients. ठीक है, clients जो भी class को या data को access करना चाहते हैं तो वो क्लास के मेथड्स के थ्रू एक्सेस करे उस डेटा को, डायरेक्ट एक्सेस ना हो. तो व्हाट वी यूजुअली वुड डू कि जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे उनको हम प्राइवेट डिक्लेयर कर लेंगे, और फिर अगर उन वेरिएबल्स के ऊपर हमने कोई कैलकुलेशन करनी हो, कोई कंप्यूटेशन करनी हो, उनको हमने यूज़ करना हो किस तरीके से, तो उनके लिए हम क्लास के अंदर ही पब्लिक मेथड्स बना लेंगे. तो अगर उन वेरिएबल्स के ऊपर किसी ने ऑपरेशन करना हो तो वो उन मेथड्स को कॉल करेंगे, वो मेथड्स वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और फिर वो एक्सेस देंगे या वो डिस्प्ले करेंगे या वो रिजल्ट वो प्रोवाइड करेंगे जिन्होंने वो ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो. लाइक यूजर ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो तो वो क्लास के अंदर मेथड्स के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट डेटा के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे. कुछ मेथड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत सिर्फ क्लास के अंदर हो, वी डू नॉट वांट के वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल हो. ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन स्टिल वी कैन डिक्लेयर और मेथड्स एज private as well. Again, Python is not very strict about these things, but still we can indicate कि कौन से हमारे डेटा प्राइवेट पब्लिक एक्सेसिबल होंगे. These some of these rules can be general, but still, and these rules are not strict. आप अगर डेटा को आप पब्लिक रखना चाहते हो तो कर सकते हो, but still ideally we should not be declaring our data as public. अच्छा, प्राइवेट हम क्यों यूज़ करें? इफ यू रिमेंबर, हमने इनिशियली अपने जो एडवांटेजेस हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वहाँ पर हमने कुछ डिस्कस किया था इनकैप्सुलेशन या इंफॉर्मेशन हाइडिंग. कि हमारी जो यूजफुल डिटेल्स होती है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हम देख ले, उनको हम हिडन रखते हैं, उनको हम कैप्सूल में बंद कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स हमने देखी थी कि अगर आप एलईडी को देख लो तो जितनी भी फंक्शनलिटी है वो सब कुछ जोड़कर उसको एक कैप्सूल में, एक शेल में बंद कर दे ताकि वो प्रोटेक्ट रहे किसी भी डैमेज से. एक फैन को अगर आप देख ले, फैन को अगर आपने ऑन करना हो तो वो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देती है, कर दी गई है थ्रू अ बटन, कि हम उसको फंक्शन बटन्स के थ्रू ही ऑपरेट करें, रेगुलेटर्स के थ्रू ही ऑपरेट करें. डायरेक्ट एक्सेस वो हमें नहीं दी गई कि हम तारे जोड़कर फैन को ऑन करें. गाड़ी अगर आपने चलानी हो तो हम तारे जोड़कर गाड़ी को स्टार्ट नहीं करते. हर एक ऑपरेशन के लिए हमें एक इंटरफेस दे दिया गया है कि हम उस इंटरफेस को इन्वोक कर ले, उस फंक्शनलिटी को हम इन्वोक कर ले, और हम उनको एक्टिवेट कर ले, हम उस फंक्शन को कॉल कर ले जो हमने. लेट्स से गाड़ी को स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट के लिए हमारे पास की है या बटन है, आपने एक्सेलरेट करना हो तो उसके लिए अपना एक इंटरफेस है. तो हम डायरेक्ट चीज़ों को नहीं एक्सेस करते. हर एक चीज़ को बनाकर, वो फंक्शनलिटी बनाकर उसको बंद कर दिया गया है, इनकेप्सुलेट कर दिया गया है किसी एक यूजेबल फॉर्म में, कि हमें यूजर फ्रेंडली एक इंटरफेस मिले हर एक फंक्शन के लिए. तो दैट इज व्हाट वी डू इन आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हमने शुरू से ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ले गया है. तो दैट इज हाउ वी इनकैप्सुलेट आवर डेटा. हम अपने इंफॉर्मेशन को हिडन रखते हैं फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस, और अगर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर या उस डेटा के ऊपर किसी ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम फंक्शंस बना लेते हैं, और वो उन फंक्शंस के थ्रू वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. और हम उन ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, क्या इनडायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए. So one purpose of using private attributes is encapsulation, bundle data with methods that operate on it, hide internal details from outside world. ठीक है. दूसरा हम कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन. हम वैलिडेट कर सकते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि जो हम लेट से आप यूजर से इनपुट ले रहे हो और वो एक इनपुट एक वैलिड इनपुट हो. ठीक है. कुछ
कैलकुलेशंस के लिए आपने इनपुट ले लिया और वो लेट्स से यू डू नॉट वांट कि वो वैल्यू जीरो से कम हो। लेट्स से आप अकाउंट ओपन कर रहे हो किसी का और उनका बैलेंस नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव बैलेंस अलाउ वहाँ पर नहीं है, तो अगर वो जीरो से कम वैल्यू इंटर कर रहे हैं तो वो आप उनको बता दो कि ये एक एरर है यहाँ पर या इनवैलिड वैल्यू है। या आपकी जीपीए है उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है, तो हम इंश्योर करते हैं कि अगर वो एक रेंज से कोई ज़्यादा वैल्यू दे दे या कम वैल्यू दे दे तो हम उनको बता दें कि ये वैल्यू इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। आपके मार्क्स हैं तो वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर होते हैं, 100 से कम, मोस्टली 100 तक के होते हैं। तो उस रेंज से वो वैल्यू बाहर ना हो, या नेम आप किसी से इनपुट ले रहे हो तो नेम में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अलाउड है कुछ नहीं है अलाउड, तो वो आप वैलिडेट कर सकते हो। फ़ोन नंबर आप किसी से इनपुट ले रहे हो तो फ़ोन नंबर में डिपेंड करते हैं कि वो कौन सी कंट्री से है, तो उसका अपने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी है और उसके स्पेसिफिक मिनिमम नंबर्स भी वहाँ से आप इनपुट लेते हैं, इंश्योर कराते हैं। सीएनएसी नंबर अगर आप देख लो तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो यूजर से अगर आप इनपुट लेते हो, अक्सर अगर आपने देखा होगा उनको ये ऑनलाइन फाइल फिल करते हैं, वो हम डेटा इंटर करते हैं तो वो आपसे कहता है कि ये इनवैलिड है क्योंकि शायद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो रिक्वायर्ड है वो कम है, तो वो आप सारा ये वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दीज फंक्शंस जो आप डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल्स के लिए, वो हम देखेंगे इसमें। कंट्रोल व्हाट वैल्यूज आर स्टोर्ड, रिजेक्ट इनवैलिड इनपुट्स फ्रॉम बिफोर दे cause bugs या कोई प्रॉब्लम्स हमारे लिए बना ले। तो अगेन कंट्रोल चेंज, किसी ने कोई वैल्यू मॉडिफाई करनी हो तो अगेन हम उसके ऊपर चेक्स लगा सकते हैं, जिस तरह हम वैलिडेशन की हमने बात की तो इस तरह हम इसके ऊपर भी चेक्स लगा सकते हैं कि वो अलाउड लिमिट्स के अंदर ही वो चेंजेस हो, बाहर वो ना हो। एक इंटरफेस हमें क्लियर मिल जाता है कि कौन सी फंक्शनलिटी हमने कहाँ से एक्टिवेट करनी है, कौन सा अगर हमें डिटेल्स चाहिए तो कौन सी फंक्शनलिटी हमें एक्टिवेट करनी है। डिफाइन एक्सप्लिसिटली व्हाट एक्सटर्नल कोड शुड शुड नॉट बी एबल टू टच, तो वो इंटरनल डिटेल्स छुपा कर हमें इंटरफेस के ऊपर फंक्शंस दे दिए जाते हैं और वो फंक्शंस के थ्रू ही हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस है कि व्हाई शुड वी बी डिक्लेयरिंग आवर डेटा एज प्राइवेट। देन हाउ डू वी एक्सेस दीज वेरिएबल्स, अगर हमने उनको प्राइवेट डिक्लेयर कर लिया तो फिर हम कैसे एक्सेस करेंगे उनको, हम कैसे यूज करेंगे उनको, कैसे हम उनको यूटिलाइज करेंगे अपने पर्पसेस के लिए। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इंस्टेंस मेथड्स। ठीक है, क्लास के अंदर जो मेथड्स हम डिफाइन करेंगे और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम या उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम मेथड्स बनाते हैं या बना सकते हैं, तो उनको हम एक्सेस करने के लिए इंस्टेंस मेथड्स हम कहते हैं उनको। इंस्टेंस मेथड्स ऑपरेट ऑन दिस ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, हर एक वेरिएबल के लिए हम मेथड्स बनाएंगे मोस्टली, और वही मेथड्स हम यूज करेंगे टू एक्सेस दीज वेरिएबल्स। ठीक है, हम डायरेक्ट हमने कहा कि एक्सेस नहीं देंगे तो हम उसके लिए मेथड्स बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे। And the operations that can be performed on each object may modify the property values, उसके ऊपर वो अगर उसने अपनी इनिशियल वैल्यूज असाइन की थी उनको अपने चेंज करना हो एक्सेट्रा, उनको अपने एक्सेस करना हो तो आप कर सकते हो। फिर हम आगे देखेंगे कि इसमें हम प्रॉपर्टी डिक्लेरेटर्स यूज कर सकते हैं। पाइथन हमें वो फैसिलिटेट करता है कि हम बाय नेम भी एक्सेस कर लें इन प्राइवेट डेटा को, बट वो बात की बात। एट द मोमेंट we'll be discussing these instance methods. You typically perform an operation on one object at a time। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट आप बनाते हो उसी के ऊपर क्लास के अंदर सारी ऑपरेशंस परफॉर्म होती है, तो उसी के लिए हम हर एक ऑब्जेक्ट के उस इंस्टेंस के लिए वेरिएबल्स के लिए हम मेथड्स बना के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मेथड डेफिनेशन हमने पहले देखी हुई है। ठीक है, इट हैज अ मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड बॉडी। पाइथन के अंदर भी हमने इसका सिंटेक्स देखे हुआ है। मेथड डिक्लेरेशन में इसका नेम होता है, एक्सेस लेवल, क्योंकि हमने अगर वो मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होते हैं। रिटर्न टाइप ऑल्दो वी डू नॉट मेंशन इट इन पाइथन बट आप लगा सकते हो इफ यू वांट। नेम होता है मेथड का, आर्गुमेंट्स होते हैं अगर हम जिसकी जरूरत हो।
द आर्गुमेंट स्पेसिफाइज द टाइप एंड नेम ऑफ ईच पैरामीटर। ठीक है, तो वो मेथड्स हम उसी तरह फॉर्मेट उसी सिंटेक्स का डिक्लेयर करते हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। The return type indicates the type of the value that the method sends back to the calling location। और हमने डिस्कस किया था कि जिस टाइप की वैल्यू हमें चाहिए तो पाइथन तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, बट स्टिल आप लगा सकते हो रिटर्न टाइप। लेकिन जनरली हम अगर हम मेथड्स की या फंक्शंस की बात करें तो हम रिटर्न टाइप भी मेंशन करते हैं कि जिस टाइप की वैल्यू हमने रिटर्न करनी है उस फंक्शन से, तो वो आप रिटर्न कर सकते हो। मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू हैज अ वॉइड रिटर्न टाइप। लेकिन पाइथन में हम वॉइड भी यूज नहीं करते, लेकिन ये थोड़ा जनरल भी हम साथ साथ डिटेल सेट करते, तो उसके लिए ठीक है। तो पाइथन में वी डू नॉट नीड टू मेंशन वाइट, बट सी अगर हम उससे वैल्यू रिटर्न करते तो पाइथन उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, नाउ गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, अगर हमने किसी इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्लास के अंदर किसी इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना हो, उसकी वैल्यू हमने रिटर्न करनी हो, तो उसके लिए हम गेट मेथड या गेटर्स यूज करते हैं। उसको आप गेटर्स भी कहते हो, उसको आप गेट मेथड भी कहते हो, उसको आप एक्सेसर भी कहते हो। और उसका एक ही काम कि वो आपको रिटर्न करे किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू। ठीक है, आपने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, तो पहले तो हम, क्योंकि वो पब्लिक था, तो पब्लिक हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट उस वेरिएबल का नाम और वो हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर लेते थे। बट आइडियली वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। तो अब हम क्या करते हैं या क्या करेंगे कि जिस वेरिएबल की वैल्यू अपनी रिटर्न करनी हो तो उसके लिए हम एक मेथड बना लेंगे। ठीक है, गेट और कन्वेंशन है। ठीक है, जरूरी का ये हो, कन्वेंशन है कि गेट और उस एट्रीब्यूट का नाम, तो वो आपको क्लियर होता है कि ये गेट मेथड कौन से वेरिएबल को रिटर्न करने के लिए यूज होगा, तो वो हमें आसानी होती है, या आप जो भी आपका कोड रीड करता है उनको आसानी होती है कि कौन से वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपने कौन सा गेटर मेथड यूज किया। This method has an empty parameter list because we are using this method only to return the value of an object, sorry, of an instance variable। तो अब इसलिए उसके पैरामीटर लिस्ट में कुछ भी नहीं होता, उसको हम कोई वैल्यू पास नहीं करते। वी जस्ट यूज दिस टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग instance variable। So it does not require additional information to perform its task and just return the value। सिंपल, हम इससे एक ही काम लेंगे कि वो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर। गेट मेथड्स आर आल्सो कॉमनली कॉल्ड एक्सेसर मेथड्स। ठीक है, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो हम इनको एक्सेसर मेथड्स भी कह सकते हैं। दूसरा मेथड हम बनाएंगे हर एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए to set the value or reset the value or modify the value of a इंस्टेंस वेरिएबल। आपने इनिशियल वैल्यू उसको कंस्ट्रक्टर में पास कर दी थी, एंड देन यू वांट कि आप उस वैल्यू को अगर आप चेंज कर लो, तो आप डायरेक्ट उसको चेंज ना करो, आप उसको एक मेथड के थ्रू चेंज करो, ताकि उसके ऊपर आपने कोई कंट्रोल्स लगाने हो, कोई वैलिडेशन लगाना हो, तो वो आप उस मेथड के अंदर उसके ऊपर लगा सको, और फिर वो आप उसको एक्सेस दे दो। ठीक है, तो एक डायरेक्ट एक्सेस की जगह हमने उसके ऊपर एक कंट्रोल लगाए थे। एंड वी माइट नीड समटाइम्स नीड टू, पहले भी अगर आपने वेरिएबल्स को इनिशियल वैल्यूज दी थी, तो समटाइम्स वी नीड टू मॉडिफाई दोस वैल्यूज, या उसके ऊपर हम कोई कैलकुलेशन करके एक नई वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, या फॉर सम रीजन आप उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो। तो लेट्स से आपने मार्क्स के लिए इनिशियल वैल्यू 0 दी थी, क्योंकि उस टाइम आपके मार्क्स नहीं लगे थे, और बाद में आपके मार्क्स जब कैलकुलेट होते हैं या आपका रिजल्ट आता है, तो आपने मार्क्स चेंज करने हो, तो वो आप नई वैल्यूज को पास करेंगे। आप बाकी डेटा को चेंज नहीं करना चाहते, नेम स्टूडेंट आईडी वो उसी तरह रहेंगे, यू जस्ट वांट टू चेंज या अपडेट द वैल्यू ऑफ द मार्क्स। तो वहां पर आप उसका मार्क्स का सेट मेथड यूज करते हुए उसको नई वैल्यू आप पास कर लेंगे, तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी विद द न्यू वैल्यू दैट यू पास एज अ पैरामीटर टू दिस वन। यहाँ पर हम पैरामीटर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें हम पैरामीटर लगाएंगे यहाँ पर, और अच्छा, तो सेट में हमेशा एक पैरामीटर होगा, लेकिन पाइथन में क्योंकि हम कहते हैं कि वी नीड टू हैव अ सेल्फ, सेल्फ तो सेल्फ इसमें भी होगा, सेल्फ इसमें होगा। उसके अलावा
इसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा और इसमें एक पैरामीटर होगा। ठीक है, साइंस वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, जो वैल्यू हम उस पैरामीटर को पास करेंगे तो दैट विल बिकम द न्यू वैल्यू ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, जिसके लिए हमने वो सेट मेथड बनाया हो तो वो उसकी नई वैल्यू बन जाएगी, इनिशियल वैल्यूज की वो रेट हो जाएगी। If a method contains a local variable with the same name as an instance variable, that method's body will refer to the local variable rather than the instance variable. अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लोकल वेरिएबल भी जो पैरामीटर होते हैं वो उसके लोकल वेरिएबल होते हैं, या दूसरे अगर हम उसके अंदर कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर कर ले तो दैट विल बी लोकल टू द फंक्शन इन विच दे हैव बीन डिक्लेयर्ड। तो उस केस में क्या होता है कि लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल से ज़्यादा होगी। और अगर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि कौन सा वेरिएबल लोकल है और कौन सा इंस्टेंस है तो फिर लोकल वेरिएबल को वो प्रेसिडेंस देगा। और वो हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं वो आपको याद होगा कि हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों में यूजिंग पाइथन में। हम सेल्फ का रेफरेंस यूज करते हैं, जावा में, सी प्लस प्लस में आप दिस कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो वो हम यूज करते हैं, सेल्फ के थ्रू हम डिफरेंशिएट करते हैं। The local variable is said to shadow the instance variable in the method's body। ठीक है, तो वो उसको शेडो कर लेगा और उसको हम अवॉइड करते हैं। वी यूज दिस इज नॉट कीवर्ड। ठीक है, ये मान दो रेफरेंस है, बट स्टिल इसको आप एज अ रेफरेंस पढ़ ले, लेकिन मैंडेटरी है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, टू रिफर टू द shadowed इंस्टेंस वेरिएबल, और अगर आप दूसरी लैंग्वेज हो तो वहाँ पर आप दिस यूज करते हो टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन इंस्टेंस वेरिएबल एंड अ लोकल वेरिएबल। सेट मेथड्स आर आल्सो कॉमनली कॉल्ड म्यूटेटर मेथड्स। म्यूटेशन, अगर आपको याद हो, किसी ने बायो पढ़ी हो, तो म्यूटेशन हम कहते हैं चेंज करना किसी भी चीज़ को। तो उसी से ये वर्ड लिया गया है, म्यूटेट करना, चेंज करना। क्योंकि हम सेट मेथड्स को यूज करते हैं टू चेंज द इनिशियल वैल्यूज ऑफ आवर इंस्टेंस वेरिएबल्स, तो हम उनको म्यूटेटर मेथड्स भी कह सकते हैं। एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो गेट, उसके जो नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है, तो हम अपने वेरिएबल नेम के साथ, इंस्टेंस वेरिएबल नेम के साथ गेट लगा लेंगे, अ, ताकि हमें क्लियर हो कि इस मेथड को हमने यूज करना है टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ एन इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ प्राइवेट एट्रीब्यूट, अलाउज रीड एक्सेस विदाउट एक्सपोजिंग द एट्रीब्यूट डायरेक्टली। ठीक है, तो हम उसके थ्रू वैल्यू को रीड कर सकते हैं। कैसे हम डिक्लेयर करते हैं? लेट्स से वी हैव दिस क्लास बैंक अकाउंट, वी हैव दिस कंस्ट्रक्टर या इनिशियलाइजर, we have this variable, instance variable balance के लिए हमने, and now we have declared this variable as private। ठीक है, सेल्फ जो हम ऑलरेडी लगाते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल के साथ, डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस। तो अब ये हमारा जो बैलेंस का वेरिएबल है, दिस शुड नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, और इसमें हम ये वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, जो आपने वैल्यू पास की थी ये आप स्टोर कर लेते हैं। फिर आप इसको एक्सेस करने के लिए एक गेटर फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, गेटर मेथड बना लेते हैं। कैसे हम कन्वेंशन यूज करते हैं, डेफ, वी ऑलरेडी यूज दिस टू डिक्लेयर और डिफाइन अ मेथड, गेट अंडरस्कोर बैलेंस। तो गेट शो करता है कि इस फंक्शन को, इस मेथड को हम यूज करेंगे टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ दिस बैलेंस एट्रीब्यूट। ठीक है, सिर्फ हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम अलग इंस्टेंस मेथड बनाएंगे। अलग गेटर होगा, उसका अलग सेटर होगा। अगर आपके 3 वेरिएबल्स हैं तो 6 मेथड्स बनेंगे, 6 मेथड्स बनेंगे आपके पास, 3 फॉर द गेटिंग रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दोज वेरिएबल्स एंड 3 फॉर रिसेटिंग द वैल्यू ऑफ दोज वेरिएबल्स, अगर इफ यू वांट के उसकी वैल्यू चेंज हो जाए या हो सके। तो और इससे हम सिर्फ एक ही काम लेंगे कि रिटर्न
सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। तो इस सेल्फ में जो भी वैल्यू होगी ये आपको रिटर्न हो जाएगी। और ये डबल अंडरस्कोर हमने इसके साथ लगाने हैं टू इंडिकेट दैट दिस इज अ प्राइवेट वेरिएबल। इसको हम डायरेक्ट एक्सेस इस क्लास के बाहर नहीं देंगे। उसके बाद इफ यू वांट टू मॉडिफाई द बैलेंस, आपने इनिशियल एक बैलेंस दे दिया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्वियसली यू वुड वांट के वो बैलेंस टाइम के साथ इंक्रीज हो, या समटाइम्स यू वुड विथड्रॉ सम मनी फ्रॉम दैट, या वी वुड वांट के वो नई वैल्यू आप उसको दे दो अपने अकाउंट उसमें, जब इनिशियली जीरो था फिर आपने जीरो को चेंज करना हो, फॉर सम रीजन यू वांट टू चेंज दैट वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए हम सेटर मेथड बना लेते हैं या सेट मेथड्स बना लेते हैं। और उसका जो कन्वेंशन या उसको जो हम यूजुअली नाम देते हैं सेट, और ये आप अंडरस्कोर के थ्रू भी अलग कर सकते हो, या आप उसको कैपिटल लेटर के साथ उस वेरिएबल का नाम लगा सकते हो। तो ताकि ये इंडिकेट करे ये कि ये कौन सी वेरिएबल का सेटर मेथड है, कौन से वेरिएबल की आप उसके लिए आप उसमें वैल्यू पास करेंगे, और कौन से वेरिएबल की वैल्यू को ये अपडेट कर लेगा, चेंज कर लेगा। इट एक्सेप्ट्स अ न्यू वैल्यू इज ऑप्शनली वैलिडेट्स इट, आप वैलिडेशन भी इसमें लगा सकते हो, देन असाइंस इट टू द प्राइवेट एट्रीब्यूट। कैसे काम करते हैं, डिफाइन सेट मेथड, ठीक है। बैलेंस के लिए हमने सेट मेथड बना लिया। फर्स्ट आर्गुमेंट या फर्स्ट पैरामीटर हमेशा हमारा सेल्फ ही होता है, उसके लिए हम इग्नोर कर लेते हैं, इसको हमने करने होते पाइथन में। दैट इज फॉलोड बाय द पैरामीटर जिसमें आपने नई वैल्यू इसके लिए पास करनी हो, ठीक है। एंड आइडियली यूड वांट कि ये वैल्यू, अगर आपने इसके ऊपर वैलिडेशन लगानी हो कि ये वैल्यू जो आपने पास की है, यूजर से आपने इनपुट ले लिया लेट से, और इसमें जो वैल्यू यूजर ने पास की है वो जीरो से कम ना हो, वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस मेरे ख्याल में कोई भी बैंक आपके लिए स्टोर नहीं करेगा, तो वो नेगेटिव ना हो। तो वहां पर आप ये वैलिडेशन इसके ऊपर लगा सकते हो कि अगर वो वैल्यू इफ स्टेटमेंट के थ्रू, इफ अगर वो वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो ये जो नई वैल्यू अपने पास की है ये बैलेंस में असाइन कर दो, स्टोर कर दो। इसी तरह की असाइनमेंट होती है। और बाकी ये कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज जस्ट, यही इसका काम है। सिर्फ हर एक वेरिएबल के लिए, सिर्फ उसी वेरिएबल के लिए, ठीक है, सिर्फ बैलेंस के लिए हम बनाएंगे, किसी दूसरे वेरिएबल के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। हर एक अपने इंस्टेंस वेरिएबल के लिए अलग गेटर मेथड होगा, अलग सेटर मेथड होगा, ताकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, क्योंकि यूजर सिर्फ एक ही वेरिएबल को एक्सेस करना चाहे तो वो कर सके, एक ही वेरिएबल को वो मॉडिफाई करना चाहे तो वो कर सके। एंड आइडियली व्हाट वी कैन डू इज, हम अपने एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे हम उनको प्राइवेट रखेंगे, और जो हमारे मेथड्स हो उनके थ्रू ही हम उनको एक्सेस देंगे। लेट्स से गेटर के थ्रू हम उसको रिटर्न करेंगे, और अगर हमें वैल्यू मॉडिफाई करनी हो तो हम उसको सेटर के थ्रू ही करेंगे, डायरेक्ट हम वो एक्सेसेस अभी नहीं देंगे, ठीक है। अब कैसे हम इसको यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका आपने अकाउंट एक्टर बना लिया, आपने इनिशियल उसको वैल्यू दे दी, ठीक है। ये 500 आपकी इनिशियल वैल्यू है, वो इसमें स्टोर हो जाएगी इनिशियल वैल्यू। आपने अगर इसको एक्सेस करना हो तो अब हम इसको एक्सेस करेंगे थ्रू द गेट मेथड, ठीक है। अब पहले जब हम कह रहे थे कि वट एवर द ऑब्जेक्ट नेम वाज द ऑब्जेक्ट नेम डॉट, और वट एवर द वेरिएबल नेम वाज, को हम डायरेक्ट उसको लिख लेते थे और हम उसको प्रिंट कर लेते थे। तो अभी हम उस तरह नहीं करेंगे। अभी अगर आप इस तरह एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो शायद पाइथन आपको एरर दे दे कि ये वेरिएबल डिफाइंड ही नहीं है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ये गेट गेट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस को अपने एक्सेस करना हो, उसकी वैल्यू अपनी प्रिंट करनी हो, तो ये आपको इनपुट आउटपुट इसका आ जाएगा। तो इसको हम रीड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। गेटर मेथड को हम यूज कर प्राइवेट वेरिएबल्स की वैल्यूज को यूज रीड करने के लिए यूज करते हैं, रिटर्न करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। देन अगर आपने वैल्यू को चेंज करना हो, यू वांट टू अपडेट द इनिशियल वैल्यू, आपने इनिशियल वैल्यू 500 की दे दी एंड यू वांट टू अपडेट दिस इनिशियल वैल्यू, तो इसके लिए भी यूज द सेटर मेथड। सेटर मेथड को आप नई वैल्यू पास कर लेंगे, दिस वैल्यू भी विल बी वैलिडेटेड, ठीक है। और तो करंट वैल्यू, अगर आप उसको फिर से आपने वो वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है बैलेंस की, उसको अपने प्रिंट करना हो तो यूज दिस गेट बैलेंस।
मेथड कॉल कर लेते हो उसको, आपको ये नई वैल्यू आउटपुट में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो सेटर मेथड को हम यूज करते हैं टू राइट वैल्यू। ठीक है, राइट करने के लिए हम यूज करते हैं सेटर मेथड को। फिर हमने अगर लेट्स से हमने उसके ऊपर वैलिडेशन भी लगाई थी अपने सेटर मेथड में, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। या अगर आपने उसको एक इनवैलिड वैल्यू दी थी, वैलिडेशन आपने क्या लगाई थी कि जो आप वैल्यू वहां पर पास करेंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू इसमें कोई ना हो, तो उसको आप अगर आपने वैलिडेट करना हो तो आप उसको ट्राई कर ले, नेगेटिव नंबर उसको पास कर ले। और ये आपको बैलेंस चेंज नहीं करने देगा। ठीक है, वो आपको, तो डायरेक्ट एक्सेस हमने ब्लॉक कर दी है अपने डेटा को। और यहाँ पर वो आप फिर से अगर आप चेक करेंगे बैलेंस, तो बैलेंस आपका वही पुराना वाला रहेगा, नया बैलेंस आपका ऐड उसमें नहीं होगा, तो वो इनवैलिड वैल्यू है। तो आप अपने सेटर मेथड्स को यूज कर सकते हो टू वैलिडेट द वैल्यूज दैट यू आर टेकिंग एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, के वो एक वैलिड है, वो आपके सिस्टम से मैच करता है कि नहीं करता, अलाउड है वैल्यू के नहीं अलाउड, तो फिर आप उसको वो वैलिडेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमने स्ट्रिंग मेथड या str मेथड लास्ट उसमें देखा था, बिल्ट इन मेथड है, आप उसको यूज कर सकते हो टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, वो जितने भी एक इंस्टेंस वेरिएबल के या एक ऑब्जेक्ट की जितने भी डिटेल्स होंगी, वो आप एक स्ट्रिंग मेथड के थ्रू, str मेथड के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, क्लास के अंदर आप वो डिफाइन कर लेते हो। और ये आपके प्राइवेट वेरिएबल्स है। ठीक है, ओनर है, बैलेंस है। विदाउट एसटीआर अगर आप उसको, आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देख लेंगे तो आपको ये वाला आउटपुट आएगा। ठीक है, आप उसको आपका अ, एक रैंडम ऑब्जेक्ट की आपको वैल्यू आ जाएगी अगर आप इसको प्रिंट करके देख लो। लेकिन आप क्या कर लेते हो कि यू वांट टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट जस्ट, अगर आपने सारी की सारी डिटेल्स प्रिंट करनी हो सिर्फ बाय प्रिंटिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट का सिर्फ नाम प्रिंट कर ले, और ठीक है, तो वो आपको ये डिटेल्स प्रिंट करके दे देगा। और अभी अगर जब अगर आप ये अकाउंट प्रिंट करेंगे तो आपको ये वाली डिटेल्स आ जाएंगी, जस्ट यू जस्ट प्रिंट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम, किसी फंक्शन को इसको आप स्पेसिफिकली कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जब आप ऑब्जेक्ट का नाम प्रिंट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और जो आपने सेटिंग्स यहाँ पर लगाई थी, वट एवर यू वांट रिटर्न फ्रॉम दिस मेथड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आपके ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स को आपके लिए यहाँ पर प्रिंट कर लेगा। ये आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, वट एवर यू रिटर्न फ्रॉम दिस, कल प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम इससे कोई भी स्ट्रिंग आप रिटर्न करते हो तो आपके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आउटपुट के फॉर्म में आपको आ जाता है। सो वी हैव दिस क्लास स्टूडेंट, उसके आपने यहाँ पर वेरिएबल्स बना लिए। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना हो, सिंस दिस वेरिएबल्स आर नाउ डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, नेम है उसका, ग्रेड है उसका, ये दोनों प्राइवेट वेरिएबल्स है। और दिस शुड हैव बीन इन दिस लाइन। ये आपको नेम रिटर्न करता है, ये आपको उसका ग्रेड रिटर्न कर लेता है। अगर आपने चेंज करनी हो ये वैल्यू, ठीक है, ये भी इसी लाइन में, these are supposed to be in the body of this method। ठीक है, और अगर आपने ग्रेड की वैल्यू को अपडेट करना हो, ठीक है, इनिशियली आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, आप इसको अपडेट करना चाहते हो, तो आपने इसके ऊपर एक चेक लगा दिया कि ग्रेड नेगेटिव भी नहीं हो, ठीक है, वो जीरो से कम भी ना हो, और वो मैक्सिमम हमारा जो ग्रेड है, मैक्सिमम वैल्यू हम ग्रेड के लिए जो इनपुट कर सकते हैं 100 कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा हमारे मार्क्स नहीं है या नहीं हो सकते। तो फिर हमने क्या कर लिया कि हमने इफ कंडीशन लगा ली, और इस कंडीशन के थ्रू हमने वैलिडेट कर लिया कि जो हम इस ग्रेड के लिए वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू जीरो से कम नहीं होगी और 100 से ज़्यादा नहीं होगी, इसी रेंज में वो होगी होगी। तब भी वो हमारे इस जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल था, इंस्टेंस वेरिएबल है ग्रेड के लिए, वो इसको असाइन होगी होगी, अदरवाइज वो इसको असाइन नहीं होगी। इसके साथ आप स्टेटमेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एरर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अगेन, प्राइवेट हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है डबल अंडरस्कोर के साथ। ठीक है, डबल अंडरस्कोर हम लगाते हैं
अपने प्राइवेट वेरिएबल्स के साथ। और फिर आप इनको प्रिंट कर सकते हो। अगेन प्रिंट करने के लिए भी आपने उसी फॉर्मेट को यूज़ करना है। सेल्फ आपने यूज़ करना होगा, अपने नेम की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो अपने सेल्फ के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट इस नेम को आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और डबल अंडरस्कोर इसी तरह लगेगा। आप डबल अंडरस्कोर आप यहाँ पर अगर भूल गए तो वो आपसे कहेगा कि ये वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया है, और समथिंग लाइक दैट। इन सेम इज फॉर द ग्रेड, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न कर लेगा, प्रिंट कर लेगा व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास, तो वो आपको प्रिंट कर लेगा। अच्छा, अब इंस्टेंस वेरिएबल के साथ कुछ वेरिएबल आपके ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए यू वांट के सारे ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी क्लासेस हो, जितनी भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो, उन सब के लिए वो वैल्यू सेम रहे। लेट्स से अगर हमारी क्लास के या हमारी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका डिपार्टमेंट नेम सेम है, तो आप हर एक के लिए अलग अलग इंटर नहीं करना चाहोगे। या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सेम है तो आप हर एक के लिए अलग अलग आप इंटर नहीं करना चाहोगे। तो वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है क्लास वेरिएबल। ठीक है, क्लास वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं पाइथन में कि अ क्लास वेरिएबल इज शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। इन सिंपल टर्म्स इट मींस के क्लास वेरिएबल, एक हमारे पास था इंस्टेंस वेरिएबल और एक हमारे पास है क्लास वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होती है, हम उसके हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग वैल्यू दे सकते हैं। एक क्लास वेरिएबल, आप एग्जांपल में देखेंगे इसको, क्लास वेरिएबल की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहती है। ठीक है, हम उसको चेंज नहीं करते। ये क्लास के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं, बट आउटसाइड एनी मेथड इसको हम कंस्ट्रक्टर के बाहर डिफाइन कर लेते हैं, ताकि उसके लिए हम जो वैल्यू हो वो सेम हो सब ऑब्जेक्ट के लिए। तो कंस्ट्रक्टर के भी बाहर और किसी भी मेथड के बाहर हम उसको डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर। सेम वैल्यू इज यूज्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स अनलेस एक्सप्लिसिटली ओवररिडन। ठीक है, अगर वो हम अब इन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम चेंज ना करें तो ये वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगी। और फिर उसको हम एक्सेस करते हैं क्लास मेथड के थ्रू। ठीक है, हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे इंस्टेंस मेथड्स के थ्रू। क्लास वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे क्लास मेथड के थ्रू, जिसको हम क्लास नेम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं और हम ऑब्जेक्ट नेम्स के साथ भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास मेथड वर्क्स विद क्लास लेवल डेटा। ठीक है, जो पूरे क्लास का डेटा होगा वो उसके थ्रू उसके ऊपर को काम कर सकेगा। और इसको हम पाइथन में अगर हमने डिक्लेयर करना हो, आप यूजुअली हम जो दूसरी लैंग्वेजेस है सी प्लस प्लस और जावा में, क्लास वेरिएबल को आप स्टैटिक वेरिएबल कह सकते हो, क्लास मेथड्स को आप स्टैटिक मेथड्स कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम क्लास मेथड यूज करते हैं उसके लिए। अ, और जो फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा यहाँ पर वो सेल्फ नहीं होगा, वो सी एल एस होगा, सी एल एस शॉर्ट फॉर क्लास। ठीक है, तो वो फर्स्ट पैरामीटर हमारा जो क्लास मेथड होगा वो हमारा सी एल एस होगा, वो क्लास नहीं। और कहाँ पर हमें क्लास मेथड की या क्लास वेरिएबल की जरूरत हो कि अगर हमने कॉमन सेटिंग्स सब डेटा के लिए लगाने हो, सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने कुछ कॉमन सेटिंग्स लगानी हो कॉन्फ़िगरेशन की, या काउंटर्स हमने लगाना हो, लेट से क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स आपने बना लिए, कितने इंस्टेंसेस आपने बना लिए, वो आपने काउंट करने हो, तो वहां पर हम क्लास वेरिएबल्स और क्लास मेथड यूज कर देंगे। एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स से दिस क्लास स्टूडेंट। उसके लिए आपने इंस्टीट्यूट का नाम सबके लिए हमने लगाना है, तो वो लेट्स से आपने लगा लिया फाइव सी कस्ट। और फिर इंडिविजुअल हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए, उनके नेम्स और उनके ग्रेड। तो नेम और ग्रेड हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारे, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका क्लास वेरिएबल है। व्हाट वुड मीन के नेम की वैल्यू हर एक स्टूडेंट के लिए चेंज होगी, हो सकती है। ग्रेड के लिए वैल्यू हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी होगी, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो इंस्टीट्यूट है वो सेम रहेगा सबके लिए। तो यहाँ पर हम क्लास वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। सेटर गेटर हम इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, इस क्लास वेरिएबल के लिए हम सेटर गेटर नहीं लगाते। ठीक है, सेट भी लगा लिया, ग्रेट गेट भी लगा लिया। और इस क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम अब ये पाइथन में हम इसको डेकोरेटर कहते हैं। डेकोरेटर्स हम एक अलग उसमें
डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हमने किसी मेथड को, अगर से आपने, और ये स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पर लेट्स से यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ दिस वेरिएबल, करेक्ट दिस, करेक्शन कर लेते हैं इसमें। अच्छा, यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ दिस वेरिएबल, तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर इस फर्स्ट हम अपने पैरामीटर को देखें, तो हमने सेल्फ यूज नहीं किया, हमने सीएलएस यूज किया, बिकॉज ये क्लास लेवल वेरिएबल है और इसके यूज से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने चेंज करना हो तो ये जो चेंज आएगा ये इन सारे वेरिएबल्स, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप इस क्लास के लिए बनाओगे, सब के लिए इंस्टीट्यूट का नाम चेंज हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं एग्जांपल में। और बाकी आप उसमें स्टार मेथड लगा सकते हो। कैसे काम करते हैं, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, दूसरे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और आई थिंक वहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। हाँ, दो वेरिएबल्स हमें चाहिए। यहाँ पर मैं इसको ऑप्शनल कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें वो एरर ना आए। अच्छा, क्योंकि हमने अगर ऑप्शनल वैल्यू नहीं दी और यहाँ पर मैं उसको ग्रेड के लिए वैल्यू पास नहीं करूँगा, तो वो हमें एरर आएगा। ठीक है, तो अभी ये हो जाना चाहिए। दो यू कैन चेंज इट आइदर वे, आप उसको ग्रेड के लिए वैल्यू पास कर दो, या यहाँ से आप उसको, वहां से आप उसको चेंज कर दो। तो अभी आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, और आप प्रिंट करते हो स्टूडेंट वन का इंस्टीट्यूट, तो आपको यही आउटपुट आएगा। आप स्टूडेंट टू का इंस्टीट्यूट आप प्रिंट करेंगे, उसकी वैल्यू आप प्रिंट करेंगे, तो आपको सेम आउटपुट आएगा। दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका क्लास वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। देन आप क्या कर लेते हो कि आपने क्लास नेम के थ्रू, अब यहाँ पर हमने उसको क्लास नेम के थ्रू एक्सेस किया, ठीक है ना। इस क्लास मेथड को आपने क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर लिया, और आपने उसको एक नई वैल्यू पास कर दी। लेट से आईओसी कस से आपने उसको चेंज कर लिया, अपडेट कर लिया आईएनएस कस से। तो अभी आप प्रिंट करेंगे S1 के लिए इंस्टीट्यूट की वैल्यू, तो ये भी चेंज हो जाएगी। और आप प्रिंट करेंगे S2 के लिए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए भी वैल्यू चेंज रहेगी। सो द मकसद, जो द पर्पज ऑफ दिस क्लास वेरिएबल इज, इफ यू वांट टू मेंटेन द सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर ऑल ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स, तो आप उसमें वहाँ पर क्लास वेरिएबल यूज कर सकते हो। और जिन वेरिएबल्स की वैल्यू आप चाहते हो कि वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग चेंज हो, तो वहां पर हम इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, उसको हम एग्जांपल में देखेंगे कि हाउ विल यू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फॉर अ क्लास। ठीक है, तो हम उसके लिए क्लास वेरिएबल कैसे यूज करेंगे, ये भी आप उसको सर्च करना चाहते हो तो भी, और इसको हम एग्जांपल में यूज भी करेंगे। ठीक है, तो समराइज, पब्लिक हमने यूज किया या करते हैं। जो हमारा पब्लिक डेटा होगा दैट विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। देन वी हैव द प्रोटेक्टेड ऑप्शन है हमारे पास पाइथन में। दो दीज आर कन्वेंशंस, लेकिन सिंगल अंडरस्कोर के साथ हम इंडिकेट करते हैं कि एक वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, दैट वुड मीन कि ये इस क्लास के अंदर, और वो इस क्लास के जो सब क्लासेस है वहाँ पर ही एक्सेसिबल होगा। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने वेरिएबल को एज प्राइवेट डिक्लेयर कर लें, और वो हम इंडिकेट करते हैं थ्रू डबल अंडरस्कोर। ठीक है, तो वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा या होना चाहिए। फिर उन प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमने गेटर मेथड्स बनाए। गेटर मेथड हम यूज करेंगे जितने भी हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हो, हर एक के लिए हम एक गेटर मेथड बनाएंगे जो उसके वैल्यू को सिर्फ रीड करके हमें रिटर्न करेगा। एंड दैट इज द ओनली थिंग वी वुड बी डूइंग विद दिस गेटर मेथड। हर एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम अलग गेटर मेथड बनाएंगे, और फिर हर एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम एक अलग सेटर मेथड बनाएंगे। और इस सेटर मेथड को हम यूज करते हैं टू मॉडिफाई, इफ यू वांट टू मॉडिफाई द इनिशियल वैल्यू और एनी करंट वैल्यू विद न्यू वैल्यू, तो वो आप करेंगे थ्रू द सेटर मेथड। सेटर मेथड को हम एक नई वैल्यू पास करते हैं उसके पैरामीटर लिस्ट में,
सिर्फ एक ही हम इंस्टेंस वेरिएबल के लिए यूज करेंगे। और इसको वी कैन आल्सो यूज इस के टू इफ यू वांट टू इंश्योर के जो वैल्यू आपने उसको पास की है, यूजर ने जो वैल्यू उसको पास की है वो एक वैलिड वैल्यू है, तो इसके लिए वी कैन यूज दिस सेटर मेथड एज वेल। ठीक है। स्टेयर को हम यूज करते हैं टू एक रीडेबल फॉर्म में हमें पूरी डिटेल्स अपनी ऑब्जेक्ट की मिल जाएगी। एंड ऑल्सो एट द एंड हमने क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड को भी डिस्कस किया। अगर आपने एक ऐसी वैल्यू स्टोर करनी हो जिसको यू वांट के वो सारे वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहे, तो उसके लिए भी यूज क्लास वेरिएबल। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में। सो सी यू देयर।